रुकनी नहीं चाहिए सीआर पाटिल साहब के लिए। गुजरात से आते हैं और गुजरात मॉडल की चर्चा लगातार होती है। मैं हमारे न्यूज डायरेक्टर सैयद उमर सर से भी रिक्वेस्ट करूंगी, सर प्लीज आप भी स्टेज पर आए। भाजपा के संगठन कौशल वाले राजनेता जिन्हें जो भी जिम्मेदारी मिली बखूबी उन्होंने उन जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। लगातार जीत का रिकॉर्ड जिनके नाम है, ऐसे हैं सीआर पाटिल, गुजरात की धरती से आते हैं। तो भारत 24 के कार्यक्रम लीडरशिप समिट 2025 जिसका आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं। और इससे पहले आपने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सुना, जिन्होंने इस सेशन में तमाम बातों का जिक्र किया। अब आपको मंच पर नजर आ रहे हैं मंत्री सीआर पाटिल, और इससे पहले की तमाम जो तस्वीरें आपने देखी। तो भारत 24 के कार्यक्रम लीडरशिप समिट 2025 का आयोजन किया गया है और तमाम जो मंत्री हैं उनके पहुंचने का ये सिलसिला जारी है। और फिलहाल इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल, भारत 24 के CEO एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र भी यहाँ पर मौजूद हैं। और गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर उन्होंने कहा कि नेशनल लीडर का स्ट्रेचर दिखता है। और गजेंद्र सिंह शेखावत से भी कई अहम मुद्दों पर इस कार्यक्रम में चर्चा की गई। और इसी के साथ देखिए लैंप लाइटनिंग के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत और आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाया जा रहा है। विरासत का संरक्षण और विकास भी शामिल, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा। और इसी के साथ साथ तमाम जो बातों का जिक्र उनके तरफ से इस सेशन में किया गया था। फिलहाल विकसित भारत का विजन 24 का, भारत 24 का ये मिशन है और इसी के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और कई अहम मुद्दों पर भारत के विकास को लेकर इस कार्यक्रम में चर्चा की जा रही है। हर विश्व धरोहर को भी संरक्षित करने का काम कर रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत ने इन तमाम बातों का जिक्र किया। इसी के साथ जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में विकास। और फिलहाल ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर लैंप लाइटनिंग के जरिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत 24 के कार्यक्रम लीडरशिप समिट 2025 में पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं आपको केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल। और इसी के साथ साथ भारत 24 के CEO एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र भी यहां पर मौजूद हैं। तो विकसित भारत का विजन, भारत 24 का मिशन, और इसी के तहत आप देखिए चर्चा विकास के रोड मैप पर। आगे भी कई सेशंस होने वाले हैं जिसमें तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो शामिल होंगे और अलग अलग मुद्दों पर इस सेशन में बातचीत होगी, चर्चा होगी। तो विकसित भारत लीडरशिप समिट 2025 का यह आयोजन किया गया है और सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई। भारत 24 के मंच पर चर्चा विकास की रोड मैप पर, कई अहम मुद्दों पर। इससे पहले आपने मैं जीसी सर से रिक्वेस्ट करूंगी 2 शब्द के लिए। पाटिल साहब के सामने जब मैं सूरत म्यूनिसिपल कमिश्नर की बात कर रहा था तो उसका एक पहलू और है। वहाँ जो शालिनी अग्रवाल हैं, IAS ऑफिसर हैं, वो राजस्थान की बेटी हैं, राजस्थान की रहने वाली हैं। इस नाते एक तालियां उनके नाम पे भी बनती हैं आपके मार्गदर्शन में। और दूसरा जिक्र ये करना था सर कि आज केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जयपुर गए हुए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत उनके साथ वहाँ गए हैं। वहाँ सहकार और रोजगार मेले का उद्घाटन है। 8000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और कोऑपरेटिव के क्षेत्र में जो एम्पावरमेंट कर रहे हैं वो उसकी हम प्रशंसा करते हैं। वो जयपुर में हैं, फर्स्ट इंडिया परिवार जयपुर से है, तो हम आज इस मंच से जयपुर में उनका स्वागत करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच सर। और अब बिना वक्त गवाए आदिति, मंच आपके हवाले। लोगों के जहन में कई सारे प्रश्न हैं और आज पाटिल साहब हर एक प्रश्न का जवाब देंगे। आदिति। थैंक यू प्रिया। चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल साहब हमारे बीच में हैं। हम उनको प्यार से सीआर पाटिल कहते हैं, लेकिन
मैंने जब पता किया उनके बारे में इंटरव्यू करने से पहले, तब सर मुझे पता लगा कि चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल, बेहद खूबसूरत नाम सर आपका है, जबकि सब CR पाटिल साहब कहते हैं। अभी बार बार ये बात कही जा रही थी कि लगातार 4 बार जीते हैं, लेकिन खुद लगातार 4 बार तो जीते हैं, 156 लोगों को जिताने की जिम्मेदारी भी उन्होंने पूरी करी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जो सर संगठन की रीढ़ उनको कहा जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि कोई भी राजनेता जब चुनाव में उतरता है तो अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन का भाषण देते हैं, लेकिन पाटिल साहब कुछ और करते थे। पाटिल साहब हर एक दिन सुबह संकल्प कराते थे, और वो संकल्प क्या है, स्पिरिचुअलिटी से कैसे चुनाव जीता जाता है, वो भी मैं उनसे समझूंगी। लेकिन सर, मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे पता है बाकी सबके मन में है। सर, ये व्हाइट कपड़े पूरे, सिर्फ आप जो व्हाइट पहनते हैं, उसका राज क्या है सर? मेरा शरीर का कलर काला है, इसके लिए व्हाइट पहनते हैं। नहीं सर, फिर एक और जिज्ञासा है। जनवरी का महीना हो, दिसंबर का महीना हो, सर हाफ स्लीव्स में ही नजर आता है पार्लियामेंट में जब हम उन्हें देखते हैं। सर, फिर इसका राज क्या है सर? कभी हमने आपको जैकेट में और मफलर में नहीं देखा है। इसका घर में झगड़ा नहीं होता है, नहीं तो मैचिंग कपड़ा निकालने में तो ये सीधा निकालो और पहन लो, शांति रहती है घर में। सर, थैंक यू सो मच। सर, जल शक्ति मंत्रालय जब से अपने एग्जिस्टेंस में आया, लेकिन मैं खुद बतौर जब रिपोर्टर घूमती हूं तो मैंने देखा कि जल शक्ति मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब इतनी भीड़ होने लगी है। उसकी 2 वजह है। पहली तो आप, क्योंकि आपने पूरे मसले को कॉलर से पकड़ के अब काम कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह है जो हाल ही में जल को लेकर जो हमारे पाकिस्तान से संबंध चल रहे हैं, जो हमको अभी भी धमका रहे हैं। तो थोड़ा मैं समझना चाहूंगी कि जो हमने डाइवर्ट करने का प्लान किया है, जो सिंधु समझौता तोड़ा है, उसके बाद उस पानी के साथ हम आगे क्या प्लान करने वाले हैं, और उनकी धमकियों का क्या है सर, जो कहते हैं कि पानी नहीं आया तो खून बहेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में हमारा देश भारत, उसको धमकाने की किसी की भी ताकत नहीं है, और पाकिस्तान की तो बिल्कुल भी नहीं है। जो पानी की बात आपने की, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने निर्णय कर लिया एविडेंस में रखने का। माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब के मार्गदर्शन में ये पानी को हमारे देश में ही मोड़ा जाए। हमारे देश के जो अलग अलग राज्यों में उसकी आवश्यकता है, वहाँ पर पूरा पानी वो मिले। और ये बारमासी नदियाँ हैं कि जो बारिश में भी पानी होता है और गर्मी में बर्फ का भी पानी आता है। तो जो हमारे जो 5-6 राज्यों हैं, उनको जो पानी की आवश्यकता है, उसमें उनकी स्थिति बेहतर होगी और सबको पानी मिलेगा, उसके लिए काम चल रहा है। सर, वो कौन से खास तौर पर वो 5 राज्य हैं जिनको पानी डाइवर्ट होगा, और हम ये कब तक उम्मीद कर लें सर? अभी मैं किसी राज्य का नाम लूंगा और कोई राज्य छूट जाएगा तो विवाद हो जाएगा, इसके लिए मैं हमारे देश के ही राज्यों की बात जी। पर सर, इस पूरे काम में लगभग, क्योंकि ये बहुत वास्ट काम है और हमें जल्द से जल्द उस पानी को कंसोलिडेट करना है, तो लगभग कितना समय हम मान सकें? बस आप जितना ही मानोगे उससे कम में कर लेंगे। जी। एक मैं आपसे, बचपन में हम अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा करते थे, जल ही जीवन है, और समझ नहीं आता था क्योंकि पानी बहुत अवेलेबल था, तो जल ही जीवन कैसे है। लेकिन अब जब जैसे जैसे समय बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो जल ही जीवन है, उसकी स्कार्सिटी, उसको समझा जा रहा है। आपसे सवाल ये है कि पानी को लेकर आपके जो मंत्रालय काम कर रहा है, उसमें जैसे आपने सूरत में हाल ही में जिस तरीके से बाढ़ आई और आपने उसके कंजर्वेशन का काम किया, एक कैच द रेन करके एक नया प्रोजेक्ट आया है, उसको विस्तार से समझना चाहेंगे। वो कैच द रेन क्या है सर? 2021 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने कैच द रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक कंसेप्ट उन्होंने डिक्लेयर किया था। 2024 6 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने सूरत में एक वर्चुअल कार्यक्रम में कहा था कि जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए। जी। साथ में उन्होंने कहा था कि कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए लोगों ने योगदान देना चाहिए। ये पहले प्रधानमंत्री है कि जिनकी बात के ऊपर लोग सीरियसली लेते हुए उसको फॉलो करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं हम।
कल तक का जो हमारा रिकॉर्ड है, करीब 8 महीने में 32 लाख स्ट्रक्चर ये देश में बने, 33 राज्यों में और 506 जिलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम किया। ये गुजरात मॉडल से हमने स्टार्ट किया था, मगर गुजरात 5वें नंबर पे चला गया, तेलंगाना फर्स्ट नंबर पे, छत्तीसगढ़ सेकंड नंबर पे, राजस्थान तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश और 5वें नंबर पे गुजरात चला गया। मगर जब JSJB जल संचय जन भागीदारी का दूसरा अध्याय शुरू हुआ तो आज गुजरात सबसे आगे टॉप में है। मगर ये कोई एक राज्य में, कोई एक शहर में करने का काम नहीं है। सबके लिए जो पानी की आवश्यकता है, तो हम उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा कि हमारे देश में करीब 4000 BCM बारिश होती है। हमारी आवश्यकता होती है 1120 BCM की। 2047 तक जो विकसित भारत बनेगा तब भी हमारी आवश्यकता होगी 1180 BCM की। आज हमारी जल संचय की जो कैपेसिटी है, जो नदी है, तालाब है, डैम है, वो टोटल मिलाकर 750 BCM की है। तो करीब 370 BCM की आवश्यकता या कमी आज भी हमारे पर है। और जिस तरह से अगर हम डैम बनाते हैं, या जो डैम बने आज तक है, उसकी टोटल कैपेसिटी सिर्फ 250 BCM की है, जो 750 में आ जाता है। अगर हम नया डैम बनाने जाएंगे तो 25,000 करोड़ से ज्यादा खर्च होगा, 25 साल से ज्यादा समय लगेगा, जो हमारे पास नहीं है। और पर्यावरण के नाम पर कई लोग आंदोलन करके उसको लेट करने की कोशिश करेंगे, उसके वजह से भी प्रोजेक्ट लेट हो सकता है। किसान की अगर जमीन जाती है तो वो भी अपना विरोध दिखाता है, पूरे गांव को शिफ्ट करना पड़ता है, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर अगर आसानी से ये जल संचय करना है कम पैसे में और जहाँ चाहिए वहाँ, क्योंकि हम डैम बनाएंगे तो कैनाल 100 किलोमीटर जाएगी तो उसके अगल बगल के लोगों को फायदा होगा। मगर जल संचय अगर हम गांव में करेंगे, खेत में करेंगे, तो उस गांव में और उस खेतों के अंदर जो बोरिंग होंगे, जो कुएं होंगे, उसको दूसरे ही दिन उसका लेवल ऊपर आना शुरू होता है, उसकी क्वालिटी भी चेंज हो जाती है और इसके कारण सभी लोगों को जहाँ चाहिए वहाँ पानी उपलब्ध होता है। ये जल संचय जन भागीदारी में हमने अगर छोटा सा मकान 14 बाय 45 का है और उसके छत पे से जो पानी उतरता है उसको भी अगर हम जमीन में उतार ले और 100 मिलीमीटर सिर्फ बारिश अगर होती है तो भी 1 लाख लीटर पानी हम जमीन में उतार सकते हैं। मान लो 500 BCM हुआ तो 5 लाख लीटर पानी जमीन में उतरेगा एक घर का। और एक घर में पानी कितना यूज होता है? हर घर में पर हेड 55 लीटर पानी मिलता है। अगर हम घर में 5 लोग एवरेज पकड़ते हैं तो करीब 300 लीटर के करीब 300 लीटर पानी रोज वो घर में यूज होता है। साल के हिसाब से पकड़ेंगे तो 1,00,000-1.25 लाख लीटर वो पानी यूज करेगा, मगर वो बचाएगा नहीं। इस तरह से बैंक की डिपॉजिट भी खत्म हो जाती है। तो इसी तरह अगर ये पानी नहीं बचाएंगे तो आज की जो स्थिति हो रही है, पानी का जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है। जहाँ कभी 100 फीट पे पानी था, 80 फुट पे पानी था, आज वो 500-600 फुट पे चला गया है। वहाँ भी पानी की उपलब्धता कम हो गई है। किसानों को उस पानी निकालने के लिए ज्यादा पावर यूज करना पड़ता है, उसके वजह से उसका पावर बिल भी बढ़ता है। और जमीन में जिस तरह से स्तर नीचे जाएगा उसके वजह से जमीन की फलद्रुपता भी कम हो जाती है। तो ये पानी का जल स्तर बढ़ाना, जल संचय करना, जहाँ आवश्यकता है वहीं पर पानी देना, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन शुरू किया। वही कैच द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आज आप अगले दिवाली के बाद, नेक्स्ट दिवाली के बाद आप देखेंगे कि पूरे देश में जो 32 लाख स्ट्रक्चर बने हैं तो पूरा जल स्तर उसके अंदर बहुत बड़ा होगा और क्वालिटी भी चेंज होगी, जिससे किसानों को भी और आम आदमी को भी बहुत बड़ा सर, फायदा एक होगा। परेशानी मैं आपके सामने लेकर आना चाहती हूँ, ये अर्बन फ्लडिंग को लेकर। ये इसलिए लेके आना चाहती हूँ, मेरी और पूरे गुड़गांव वासियों की है, या ऐसे जो अर्बन इलाकों में, बैंगलोर का भी जिक्र अगर मैं कर लूँ। सर, अभी हाल ही में बहुत तेज 1 घंटे की बारिश आई शायद, और उसके बाद वहां पर सब कुछ जैसे का तैसा रह गया अगले 12 घंटे तक। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, जिसका जिक्र आप कह रहे हैं कि हार्वेस्टिंग के लिए करना चाहिए, आपने सूरत में किया, पूरे देश भर में कर रहे हैं, गुड़गांव में इतना इंक्रोचमेंट है वहां पर, तो वहां कैसे होगा और इसको कैसे समाधान होगा? देखिए, शहरों में डेवलपमेंट के कारण
रोड और रोड के बगल में पेवर लगाने के वजह से पानी को जमीन में उतारने की जगह नहीं है। जी जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज है उसकी कैपेसिटी भी कम हो गई है क्योंकि पानी बड़ा है। हमने सूरत में ये प्रयोग किया, हमने 6000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अलग अलग जगह पर बोर लगे, जहां पर 5-5, 6-6 दिन 5-5 फुट पानी रहता था, 1 मिनट भी वहां पानी नहीं रुका क्योंकि पानी पूरा जमीन में उतर गया। तो वहां पर भी ये उपाय है कि वहाँ वो अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, अलग अलग करीब 11 डिजाइन तो हमने बनाई है, उसमें से कोई भी डिजाइन वो सिलेक्ट करेंगे तो उसके वजह से उनकी जो पानी की समस्या है वो भी सॉल्व होगी और जो जमीन में पानी कम हो रहा है, स्तर कम हो रहा है, उसका भी समस्या हल हो जाएगी। तो इसके ऊपर उनको काम करना चाहिए। आपने जल, जैसे हम अक्सर कार्यकर्ता खड़े करते हैं कि बूथ पर कार्यकर्ता हैं जो वोटर्स को लेकर आएंगे, लेकिन आपने